दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग संस्कृत भाषा शिक्षण का अध्ययन विगत कक्षा में किया था और आज इस कक्षा में दोस्तों हम लोग संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रश्न श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रश्न जो कि आपके सुपर टेट जो कि आपके सी टेट की परीक्षा में पूछे गए हैं उनको सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको सम्मिलित किया गया है। तो कहें दोस्तों कि कुल मिलाकर के संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों संस्कृत भाषा संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहले दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित नितिन सर द्वारा वीडियो क्लासेज आप ले सकते हैं मात्र और मात्र 999 रुपए में। साथ ही साथ यूपी टेट का बैच 999 रुपए में, सुपर टेट 1999 रुपए में, ARO का बैच 999 रुपए में, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आपको मिलेंगे। SSC GD का 699 रुपए में और वीडियो मॉक टेस्ट मात्र 249 रुपए में। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी बैच को लेने में समस्या आती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं प्रश्न श्रृंखला को। पहला प्रश्न है दोस्तों, छात्रा शांतिपूर्ण अभिप्रेरिता भवेयुः, परस्परम मिलित्वा वसेयुः, अन्येषां कृते च कार्यं कर्तुं सज्जिताः भवेयुः इति एतैः भावैः संबद्धा शिक्षा कथ्यते। एतैः भावैः, इन भावों के द्वारा संबद्धा शिक्षा, संबंधित शिक्षा कही जाती है। किन भाव के द्वारा? तो कहते हैं छात्रा शांतिपूर्ण अभिप्रेरिता भवेयुः, अर्थात जब छात्र शांतिपूर्ण हो या कहें कि शांतिपूर्ण वातावरण में रह रहे हों, साथ ही साथ परस्परम मिलित्वा वसेयुः, और आपस में एक दूसरे से मिल करके रह रहे हों, अन्येषां कृते च, और दूसरे के लिए कार्यम कर्तुम सज्जिता, कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हों, ऐसी शिक्षा को कहा जाता है। विकल्प देखिए, दूरस्थ शिक्षा, शैक्षणिकता, व्यावसायिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ऐसी शिक्षा को कौन सी शिक्षा कहा जाता है? विकल्प ABCD में कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्नों का जवाब दीजिए दोस्तों। विकल्प ABC और D में कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो एतैः भावैः संबद्धा शिक्षा, इन भावों से संबंधित शिक्षा कही जाती है मूल्य शिक्षा। कौन सी शिक्षा है दोस्तों? तो मूल्य शिक्षा। विकल्प D सही उत्तर होगा। इसको सही कर लीजिए दोस्तों और जवाब देते चलिए दोस्तों, क्योंकि एक एक टॉपिक को दोस्तों हम लोग क्लियर कर रहे हैं। आज के जो क्विज रखे गए वह मात्र और मात्र संस्कृत भाषा शिक्षण पर रखे गए। इसके पहले हम लोगों ने संस्कृत भाषा शिक्षण विधियों का अध्ययन किया था। तदुपरांत जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है संस्कृत भाषा शिक्षण से पूछे जाने वाले प्रश्न, और जो कि महत्वपूर्ण हैं आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से, उसमें अगर प्रश्न आता है तो आप कौन सा जवाब देंगे? विकल्प D मूल्य शिक्षा। विकल्प D मूल्य शिक्षा। मिलान करते चलिए दोस्तों और जवाब देते चलिए। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ सकें। दोस्तों हम लोग सुपर टेट सी टेट आदि या कहें कि संस्कृत प्रश्नोत्तर की दृष्टि से या थ्योरिकल दृष्टि से हम लोग संस्कृत आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से प्रश्न संख्या 1 का विकल्प D सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित उपागमे अधिगम अनुभवाः, जिसको आप कहते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस है,
संबद्धा भवन्ति। करें विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभव संबद्धा भवति, संबंधित होता है। किससे? छात्र रुचि भी, पाठ्यक्रमेण, अध्यापक विषय दक्षतया, शैक्षिक प्रविधि न। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 2 का विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभव संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो पाठ्यक्रम के द्वारा संबंधित होता है, अर्थात पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। कब संबंधित होता है? तो विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभव किससे संबंधित होता है? तो पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। और आप दोस्तों का जवाब क्या रहा है दोस्तों? जवाब देते चलिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कि विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभव किससे संबंधित होता है? तो विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभव ये पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। विकल्प बी यानी कि दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। और आते हैं प्रश्न संख्या 3। सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषाम कक्षार्थम किम सर्वाधिकम आवश्यकम। कहते हैं सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषा की कक्षा के लिए कौन सबसे अधिक आवश्यक है? विकल्प देते हैं, छात्राणाम कालांशानुसारम समूहीकरणम, छात्राणाम मध्ये परस्परम अंतःक्रियार्थम अवसराः, सुगठिता गणित भाषा केंद्रिता पाठ्यचर्या, और डी विकल्प क्रीड़ा भाषा केंद्रित पाठ्यचर्या। बताए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 3 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषा कक्षा के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है दोस्तों? तो सबसे अधिक आवश्यक होता है छात्राणाम मध्य, छात्रों के बीच में परस्पर अंतःक्रियार्थम अवसरा, परस्पर एक दूसरे के बीच में अंतःक्रिया का अवसर प्रदान करना, यही संबंधित होता है सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषा कक्षा से। विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। मिलान करते चलिए दोस्तों और जवाब देते चलिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है भाषाधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम। भाषा अधिग्रहण के समय में धारा प्रवाह किसे कहते हैं? उसका नाम क्या है? तो सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम च, शुद्धतया लेखनम, व्याकरणीय दक्षता, सम्यक उच्चारण क्षमता। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 4 का कि भाषा अधिग्रहण के समय धारा प्रवाह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सम्यक उच्चारण क्षमता। इसी को आप संभाषण कहते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं? संभाषण। धारा प्रवाह, उसी भाषा में बातचीत करना, तो सम्यक उच्चारण क्षमता जब आपके अंदर आती है उसी को आप क्या कहते हैं? उचित उच्चारण करने की क्षमता जब आ जाती है उसी को आप कहते हैं संभाषण। उसी भाषा में जैसे आपके द्वारा कोई अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहा है, आपके सम्मुख व्यक्ति, उपस्थित व्यक्ति, तो आप भी उसी भाषा में जब जवाब देते हैं तो ये परस्पर संभाषण कहलाता है। और आप जवाब कब दे पाते हैं? जब सम्यक उच्चारण क्षमता आपके अंदर रहती है। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणं करोति एवं सा उपयोगम करोति। कह रहे हैं कि शिक्षिका केनापि शब्देन बिना, किसी भी शब्द के बिना, छात्रैः सह छात्रों के साथ संप्रेषण करोति संप्रेषण करती है। एवं सा उपयोगम, क्षमता दोस्तों, गला अच्छा न होने के कारण अवरोध उत्पन्न हुआ, क्षमा चाहते हैं। एवं सा उपयोगम करोति, इस प्रकार वह उपयोग करती है। प्रश्न को फिर से समझिए। प्रश्न क्या है? शिक्षिका केनापि शब्देन बिना, यानी कि बिना किसी शब्द के
कोई शिक्षिका या अध्यापिका संप्रेषण कार्य करती है एवं सा उपयोगम, इस प्रकार उस शिक्षिका के द्वारा किया गया उपयोग यानी कि बिना शब्द के ही संप्रेषण करने की प्रक्रिया करोति करती है, उसको हम क्या कहेंगे? विकल्प ए शाब्दिक संप्रेषण, शब्देतर संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 का कौन सा विकल्प सही होगा? जवाब देते चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, बिना किसी शब्द के संप्रेषण करना क्या कहलाएगा? शाब्दिक कहलाएगा या शब्देतर कहलाएगा या मौखिक संप्रेषण कहलाएगा या लिखित संप्रेषण कहलाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? जवाब देते चलिए। प्रश्न संख्या 5 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प शब्देतर संप्रेषण, शब्द से इतर संप्रेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि दोस्तों बिना किसी शब्द के ही संप्रेषण कार्य करना शब्देतर होता है ना, शब्द से इतर होता है ना। शब्द का प्रयोग अगर शिक्षिका के द्वारा किया गया होता तो वह कहीं ना कहीं शाब्दिक संप्रेषण होता, लेकिन शब्द का तो प्रयोग ही नहीं किया गया, इसीलिए शब्द इतर संप्रेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द इतर संप्रेषण कहलाएगा। विकल्प बी सही उत्तर है। ए, सी और डी को डिलीट करते हैं दोस्तों, ए, सी और डी को डिलीट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते चलिए दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषाध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन होना चाहिए, यानी कि प्रथम भाषा के रूप में अध्ययन विद्यालय में किसका होना चाहिए? विकल्प ए मातृभाषा या अथवा प्रांतीय भाषा या हिंदी भाषा या सी विकल्प राजकीय भाषा या और डी विकल्प है सह राजकीय भाषा या। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो मातृभाषा या मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए अध्ययन में, या प्रांतीय भाषा का? महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण है कि विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा के रूप में अध्ययन करना चाहिए, या प्रथम भाषा का अध्ययन होना चाहिए। किसके माध्यम से? तो मातृभाषा के माध्यम से होना चाहिए या प्रांतीय भाषा का होना चाहिए? मातृभाषा का होना चाहिए या प्रांतीय भाषा का होना चाहिए? किस रूप में होना चाहिए? तो प्रथम भाषा अध्ययन के रूप में होना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। प्रथम भाषा शिक्षण, प्रथम भाषा अध्ययन किस रूप में होना चाहिए? मातृभाषा का होना चाहिए या प्रांतीय भाषा का होना चाहिए? प्रश्न संख्या 6 का विकल्प ए सही उत्तर है। दोस्तों आप कहेंगे हिंदी भाषा का होना चाहिए, तो मान लीजिए आप किसी और भाषा का प्रयोग करते हैं, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, तो आप वहां तो हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे ना। हाँ, हिंदी भाषी लोगों के लिए, जैसे हमारी मातृभाषा अगर हिंदी है तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी की अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का करेगा ना। तो इसीलिए जो मातृभाषा है वही पहली भाषा होती है। किसके लिए होती है? तो विद्यालय शिक्षण में होती है। और किस रूप में होती है? तो प्रथम भाषा के अध्ययन के रूप में होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। भाषा शब्दस्य ध्वन्यात्मक शब्दै विचाराणाम प्रकटीकरणम एवं भाषा इति परिभाषा केन प्रदीयते। अर्थ देख लेते हैं। भाषा शब्द का ध्वन्यात्मक शब्दैहि, ध्वन्यात्मक शब्द के द्वारा विचाराणाम प्रकटीकरणम एवं विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाती है। इति ऐसा परिभाषा केन प्रदीयते किसके द्वारा दिया गया? विकल्प स्वीट महोदयेन, चाम्स्की महोदयेन, उडवर्थ महोदयेन, वाइगोत्सी महोदयेन। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 7 का बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। किसने कहा? तो स्वीट महोदय ने कहा।
स्वीट महोदय ने क्या कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना। दोस्तों जब हम बोलते हैं ना तो एक ध्वनि ही होती है ना, यही ध्वनि बाद में वर्ण या अक्षर के रूप में, और यही वर्ण या अक्षर शब्द के रूप में, यही शब्द वाक्य के रूप में, और वाक्य ही भाषा का रूप हो जाता है। तो इस तरह से ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना, स्वीट महोदय ने कहा, इसी को भाषा कहा जाता है। किसने कहा? तो स्वीट महोदय ने कहा। स्वीट महोदय ने क्या कहा? तो कहा ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाती है। क्लियर है, स्पष्ट है दोस्तों? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? बेहद आसान लग रहा है दोस्तों? एक बार लिंक को शेयर करते चलिए और आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अपनी हिंदी नितिन सर द्वारा लिखित मात्र 299 रुपए में, वीडियो का 199 रुपए में, पेट कॉम्बो बैच 350 रुपए में, पेट के लिए स्पेशल बुक 300 रुपए में, आरओ की बुक 175 रुपए, और लेखपाल के लिए जो कॉम्बो पैक आप आ रहा है किताब का मात्र और मात्र 300 रुपए में। और दोस्तों एक सुविधा आपको और मिलती है, फ्री डिलीवरी के माध्यम से आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी पुस्तक अगर लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और बुक घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, चतस्रः, ये चतस्रः शब्द होता है दोस्तों, चतस्रः भाषाः कस्य भाषा परिवारस्य अंतर्गतो समाहितोस्ति। अंतर्गते होना चाहिए था दोस्तों, अंतर्गते समाहितोस्तु, अंतर्गत समाहित है। करें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये चार भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत समाहित हैं? भारोपीय भाषा परिवार, द्राविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, तिब्बत वर्मी भाषा परिवार। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों बताइए? ये चारों भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तो दोस्तों ये तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत इन भाषाओं की गणना की जाती है। नोट कर लीजिए दोस्तों, भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार से पूछी जाती हैं। भारोपीय भाषा परिवार या द्राविड़ भाषा परिवार, यह जो भी विभाजन किया गया जिसका अध्ययन हम लोगों ने विगत कक्षा में किया था, महत्वपूर्ण है भाषा की दृष्टि से। तो आप इसको याद रखिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये द्राविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प भी सही उत्तर होगा, द्राविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। कितनी भाषाएं आती हैं? तो 4 भाषाएं। किसके अंतर्गत ये सम्मिलित की गई? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। यहाँ पूछा गया चतस्रः भाषा, ये 4 भाषाएं किसके अंतर्गत समाहित की गई हैं? तो द्राविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है उद्देश्यम सह बिंदुर अस्ति अभीष्टम व अस्ति यस्य दिशायां कार्यं क्रियते अथवा उद्देश्यम तद व्यवस्थितम परिवर्तनम अस्ति यत् क्रियया प्राप्यते अथवा यदर्थं वयं क्रियां कुर्मः उद्देश्यस्य विषये इति परिभाषा प्रदीयते। कह रहे हैं कि उद्देश्यस्य विषये, उद्देश्य के विषय में, इति इस प्रकार की या ऐसी परिभाषा प्रदीयते दिया गया, प्रदान किया गया। किसके द्वारा प्रदान किया गया? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदेन के द्वारा, अर्थात परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। ये दोस्तों अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोगेन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों बताइए? यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दिया गया। क्या दिया गया?
उद्देश्यम सह बिंदुरस्ति, उद्देश्य वह बिंदु है, अभीष्टम व अस्ति या अभीष्ट है, यस्य दिशायाम कार्यम, जिसकी दिशा में कार्यम क्रियते, जिस दिशा में कार्य किया जा रहा है, अथवा उद्देश्यम तद व्यवस्थितम परिवर्तनम अस्ति, अथवा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है, यत क्रिया प्राप्यते, जिसको क्रिया के द्वारा करने के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, अथवा करें यदर्थम वयम क्रियाम, जिसके लिए हम सब वो कार्य करते हैं, उद्देश्य से विषय, उद्देश्य के विषय में इस प्रकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी गई। नोट कर सकते हैं दोस्तों, पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यस्याम भाषाम तस्य देशस्य, यस्याम भाषायाम तस्य देशस्य व्यवहारम लोकाचारम व अपि दृश्यते। करें कि यस्याम भाषायाम, जिस भाषा में, तस्य देशस्य, उसके देश के, व्यवहारम, व्यवहार को, लोकाचारम व या लोकाचार को, अपि भी, अभिदृश्यते देखते हैं या दिखाई पड़ता है, उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं, सांस्कृतिकी भाषा कहते हैं, प्रादेशिक भाषा कहते हैं या राजभाषा कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 10 में मातृभाषा, सांस्कृतिकी भाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जिस भाषा में उस देश का व्यवहार व लोकाचार दिखाई दे उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिकी भाषा कहते हैं। जिसमें सांस्कृतिक वातावरण दिखाई दे, संस्कृति जिसमें दिखाई दे, वह सांस्कृतिक भाषा है। और संस्कृत किसमें दिखाई देता है दोस्तों? उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका लोकाचार कैसा होना चाहिए, तो ये सांस्कृतिक भाषा के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी सही उत्तर होगा, विकल्प बी। तो इसको दोस्तों ठीक कर लीजिए, सांस्कृतिकी भाषा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जवाब आप लोग देते चलिए क्योंकि इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, अधस्तनेषु कतमः भारते न विराजते। करें नीचे दिए गए इन विकल्पों में से कतमः भारते न विराजते, कौन सा भारत में नहीं पाई जाती? कौन सी भाषा भारत में नहीं पाई जाती? ये भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली कौन सी भाषा नहीं पाई जाती? द्रविड़ा, तिब्बत बर्मन, अल्लाइक, इंडो आर्यन। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए कौन सा भारत में नहीं पाया जाता दोस्तों? तो अल्लाइक भाषा भारत में नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त द्राविड़ भाषा, तिब्बत बर्मन भाषा, इंडो आर्यन, ये है तीनों दोस्तों भारत में पाई जाती है। मात्र और मात्र अल्लाइक भाषा नहीं पाई जाती। स्पष्ट है? आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाधिगमार्थम निवेशित पाठस्य कृते प्रामाणिक ग्रंथस्य आवश्यकता किमर्थम भवति? अर्थ समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि भाषा अधिगम के लिए, निवेशित पाठ के लिए प्रामाणिक ग्रंथ की आवश्यकता किमर्थम भवति, किस लिए होती है? प्रामाणिक ग्रंथ की आवश्यकता किसके लिए होती है? विकल्प ए, एतेन अभिव्यक्तेः प्रामाणिकता प्रदर्शयेत्, एतेन लेखकस्य परिचयः भवति, एतेन नवीन कार्यस्य सर्जनम भवति, एतेन स्वाभाविक भाषायाः, एतेन स्वाभाविक भाषायाः प्रदर्शनम भवति। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? भाषा अधिगम के लिए निवेशित पाठ की प्रामाणिकता में आवश्यक क्या है दोस्तों? तो एतेन स्वाभाविक भाषाया प्रदर्शनम भवति, इसके द्वारा स्वाभाविक भाषा का प्रदर्शन होता है, अर्थात हम स्वाभाविक भाषा की स्वाभाविकता को दिखा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है,
अध्ययन अध्यापने सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्ये अधस्तनेषु कथमम कथनम न समीचीनम। कह रहे हैं कि अध्ययन अध्यापन में सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य, सभी विषयों में व्यापक के विस्तृत भाषा के परिप्रेक्ष्य में, अधस्तनेषु नीचे इन दिए गए विकल्पों में से, कथमम कथनम किस कथन को, न कौन सा कथन, न समीचीनम अर्थात उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है, शुद्ध नहीं है। विकल्पे आंग्ल भाषायाः हिंदी भाषायाः व शिक्षिका छात्रान् समूहेषु विभज्य एकस्य ग्रामस्य नगरस्य आइए दोस्तों देखते हैं। आंग्ल भाषायाः हिंदी भाषायाः वा शिक्षिका छात्रान् समूहेषु विभज्य एकस्य ग्रामस्य नगरस्य स्मारकोपरि प्रकल्पं कारयति। विकल्प बी जंगम दूरवाण्याः चतुर्णां प्रकाराणां तुलनां कृत्वा प्रौद्योगिक्याः उपयोगम् आधारीकृत्य निबंधम लेखितुं छात्राः निर्दिश्यन्ते। सी विकल्प भाषा शिक्षकः वाच्यानां लकाराणां च संदर्भानुसारं पाठनं करोति। डी विकल्प ज्ञान विज्ञानस्य शिक्षकः विज्ञानस्य एकं तत्त्वाधिकृत्य शब्द ज्ञानस्य अभ्यासं कारयति। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 का अध्ययन अध्यापन के समय में सर्व विषय व्यापी भाषा के परिप्रेक्ष्य में नीचे में से कौन सा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन समीचीन नहीं है दोस्तों, कौन सा कथन उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो विकल्प सी सही होगा कि भाषा शिक्षका वाच्यानाम लकाराणाम च संदर्भानुसार पाठनम करोति। विकल्प सी यह समीचीन उत्तर नहीं होगा। किसके लिए, तो अध्ययन अध्यापन के समय में सभी विषयों में व्याप्त भाषा के परिप्रेक्ष्य में उचित उत्तर नहीं है। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अधोलिखितेषु कथमा उक्ति उचिता। नीचे लिखे गए कौन सी उक्ति उचित है। नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सी उक्ति उचित है। अधोलिखितेषु कथमा उक्ति उचिता। कस्यांचित भाषायाः ज्ञानम, कस्यांचित भाषायाः ज्ञानम नाम विभिन्न परिस्थितिषु तस्याः भाषायाः व्यवहारः। कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम तस्याः भाषायाः सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम। कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम तस्याः भाषायाः शुद्ध व्याकरणस्य ज्ञानम। और कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम तस्याः भाषायां लेखनस्य ज्ञानम। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। कौन सी उक्ति उचित है दोस्तों, कौन सी उक्ति उचित है। प्रश्न संख्या 14 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो किसी भाषा का ज्ञान, किसी भाषा का ज्ञान करना तस्याः भाषायाः उस भाषा का सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, सभी शब्द उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। किसके लिए, तो किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस भाषा में आने वाले सभी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ये उचित है दोस्तों। ये क्या है, यह उक्ति उचित है। जैसे मान लीजिए कोई भाषा आप जानते हैं और उस भाषा के अंतर्गत आने वाला कोई शब्द आप नहीं जान रहे हैं, तो भाषा का प्रयोग आप समुचित रूप में नहीं कर पाएंगे। तो उक्ति, यह उक्ति उचित है। अर्थात जिस भाषा का आप अध्ययन कर रहे हैं उस भाषा में आने वाले शब्दों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। दोस्तों ये शब्द तो वाक्य बनते हैं और वाक्य ही तो, वाक्यों का समूह ही तो भाषा कहलाती है ना, जो अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। तो प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रत्येक भाषायाः विशिष्टे ध्वनयः
प्रत्येक भाषायाः विशिष्ट ध्वनियः संरचना शब्दावली च सन्ति। कारण प्रत्येक भाषा की विशिष्ट ध्वनियां संरचना शब्दावली हैं और शब्दावली हैं। भाषा प्रजाति विशिष्टा वर्तते, भाषा यादृच्छिकी वर्तते, भाषा एकः कौशल विषयः वर्तते, भाषा एका व्यवस्था वर्तते। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? कि प्रत्येक भाषा में विशिष्ट ध्वनियां, उनकी संरचना और शब्दावली हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? दिए गए चारों विकल्पों में से प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए, जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। भाषा एका व्यवस्था वर्तते, भाषा एका व्यवस्था वर्तते। दोस्तों इसमें शब्दों का वाक्यों की व्यवस्था की जाती है ना। भाषा को बनाने में वाक्य महत्वपूर्ण है और उनका भाषा का अर्थ, समुचित अर्थ प्राप्त हो सके उसके लिए एक क्रमबद्ध व्यवस्था बनाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला दोस्तों हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ है मात्र और मात्र 999 रुपए में, जो कि नितिन सर द्वारा पढ़ाया गया है। तो आप कंप्लीट कोर्स दोस्तों हिंदी का आप ले सकते हैं मात्र 999 रुपए में और ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाषा तावत अभिव्यक्ते है स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम माध्यम अस्ति। भाषा तावत करें, भाषा तब तक, अभिव्यक्ते है अभिव्यक्ति का, स्वमत व्यक्तीकरणस्य और अपने मतों को व्यक्त करने की, सर्वश्रेष्ठ माध्यम सबसे उचित या कहें कि सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। भाषा क्या है? तो भाषा अभिव्यक्ति, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है या भाषा अपने मत को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। विकल्प प्रचार, संग्रह, विनिमय या उपर्युक्तम सर्वम अपि। प्रश्न संख्या 16 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों बताइए। तो प्रश्न संख्या 16 का विनिमय। विनिमय क्या होता है दोस्तों? विनिमय होता है आदान प्रदान। जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप समक्ष उपस्थित, चाहे वह शिक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो या समक्ष उपस्थित कोई भी व्यक्ति हो, उस भाषा के द्वारा आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसी को कहा गया स्वमत व्यक्तीकरणस्य, अपने मत को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। किसके लिए? विनिमय के लिए। जब आप अपने विचार व्यक्त करते हैं तो सामने से भी तो प्रत्युत्तर मिलता है ना, तभी तो आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं ना। जैसे अगर हमारे द्वारा इस समय अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, अध्यापन कार्य किया जा रहा है दोस्तों, तो आपका प्रत्युत्तर भी तो आता है, आपकी समझ में भी तो आता है या आप पूछते भी तो हैं, तो यह क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर ना होता या आपका कोई विचार हमारे पास आदान के लिए ना होता या हम उसको ग्रहण ना करते या हमारी अभिव्यक्ति को आप ग्रहण ना करते, तो भाषा का यह समुचित प्रयोग नहीं कहलाता। तो इस दृष्टि से दोस्तों विनिमय, विचार विनिमय होता है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता। हमारा क्या विचार है इस प्रश्न पर, आप क्या विचार है इस प्रश्न पर? हमारा उत्तर था विनिमय, आपका उत्तर क्या है? तो आप कह सकते हैं प्रचार होता है, संग्रह होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो दोस्तों ये विनिमय हुआ ना, आदान प्रदान हुआ ना, लेन देन हुआ ना। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 16 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 16 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचित। करें कि नीचे लिखे गए इन चारों विकल्पों में से कतमम उत्तरम, कौन सा उत्तर प्रादेशिक भाषा विकासाय, प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए समस्या नास्ति, समस्या नहीं है, इति सूचित, इसको सूचित करो, इसको बताओ कौन सा विकल्प इसमें सही होगा जो करें प्रादेशिक भाषा विकास के लिए समस्या नहीं है।
प्रादेशिक भाषा विकास के लिए समस्या नहीं है। बोधने अस्पष्टता, अनुवाद विषयक समस्या, अस्मिन् विषये जनानां परिचयाभावः, सुविधानां अभावः। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 17 का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रादेशिक भाषा विकास के लिए समस्या नहीं है, कौन सी? तो अस्मिन् विषये जनानां परिचयाभावः। करें कि इस विषय में, अस्मिन् विषये जनानां परिचयाभावः, लोगों के परिचय का अभाव, परिचय भाव, यह प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए समस्या नहीं है। यह प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 16 का विकल्प, क्षमता 17 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषा का प्राथमिक रूप है लिखित भाषा, मौखिक भाषा, संकेत भाषा, व्याकरण। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? प्रश्न संख्या 18, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, संकेत भाषा या व्याकरण। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 18 का कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए, उत्तर दीजिए दोस्तों। प्राथमिक भाषा, प्राथमिक भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है दोस्तों? संकेत भाषा। संकेत भाषा। जब आप ऐसे करते हैं ना, संकेत ही तो करते हैं ना, पूछते हैं ना, या कोई आपसे कहता है, जैसे भाषा का प्रयोग आपने नहीं किया शुरुआती दौर में, आप ऐसे करते हैं ना, या बहुत सी तरीके आप अपनाते हैं, हाथ उंगलियों का प्रयोग करते हैं, आंख का प्रयोग कर लेते हैं। मैं कई प्रकार का, समझ चुके होंगे दोस्तों, कहना उचित नहीं होगा, कई प्रकार का प्रयोग करते हैं, मुख का, हाथ का, शारीरिक बनावट का, या मुस्कुराहट का, या फिर चिढ़ाने का, भौहों को तानने का, या खींचने का, टेढ़ा कर लेने का। तो ये सब क्या है? संकेत भाषा है ना। इससे आप समझ जाते हैं कि सामने वाला, चेहरा आपका लाल है, समझ जाता है व्यक्ति बिना कुछ बोले कि आप क्रोधित हैं। तो ये भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का प्राथमिक रूप है क्या? संकेत भाषा। संकेत भाषा नोट कर लीजिए दोस्तों, पूछा जा सकता है। संकेत भाषा भाषा का प्राथमिक रूप है। आशा करते हैं समझ में भी आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि सभी संकेत भाषा से गुजर चुके होंगे। आशा यही करते हैं कि सांकेतिक भाषा से, चूंकि ये प्राथमिक भाषा है, तो भाषा सीखने के पहले इस प्राथमिक भाषा का प्रयोग है, तो प्रायः हम सभी लोग कर चुके होंगे। शायद ही कोई बचा होगा जो ना किया होगा। दुनिया में शायद ही कोई बचा होगा जो संकेत भाषा का प्रयोग ना किया होगा। इसीलिए संकेत भाषा को भाषा का प्राथमिक रूप माना जाता है। कभी ना कभी तो किया होगा, कभी ना कभी तो किया होगा, किसी ना किसी रूप में तो किया होगा। बाकी तो आप समझदार हैं। प्रश्न संख्या 18 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो सी विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 18 का। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विकल्प ए विचाराणाम अभिव्यक्ति, भाषायाः अधिगमः, लेखनदाता, सृजनात्मकता। बताएं कौन? बेहद आसान शब्द है दोस्तों, भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन बेहद आसान, बेहद सरल। बताइए भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखते ही विकल्प आप सही कर लेंगे। प्रश्न संख्या 19 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? लेखनदाता। ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विचारों की व्यक्ति, हम अध्यापन करते समय अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही तो करते हैं। किसी टॉपिक पर अपने विचार की अभिव्यक्ति ही तो करते हैं, और यही विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम तक आप तक पहुंचती है, और आपका अपना विचार उत्पन्न होता है, या आप उससे अधिग्रहण करके अपने रूप में उसको प्रदर्शित कर देते हैं। वह आपकी अपनी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 19 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। विकल्प सी। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भाषा तावत एतस्य अभिव्यक्तेः स्वाभिप्राय प्रकटनाय होना चाहिए था। स्वाभिप्राय प्रकटनाय उत्तमम माध्यमम अस्ति।
कह रहे हैं कि भाषा तावत एतस्य अभिव्यक्ति है, भाषा तब तक है, एतस्य अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति के या इस अभिव्यक्ति का स्वाभिप्राय प्रकटनाय, अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए उत्तमम माध्यमम अस्ति, उत्तम माध्यम है। प्रचारस्य संग्रहस्य आदान प्रदान उपर्युक्तम सर्वम। तो भाषा अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए उत्तम माध्यम किसके द्वारा है? आदान प्रदान के द्वारा ही तो उत्तम माध्यम होता है ना दोस्तों। आदान प्रदान, विचारों की अभिव्यक्ति जो होती है वह विनिमय का कार्य करता है। क्या होता है? विनिमय का कार्य करता है। तो उसी को हम कहते हैं आदान प्रदान है। हमारे द्वारा आपका सीखना, आपके द्वारा हमारा सीखना, इसीलिए कहते हैं ना शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। यह है केवल और केवल विद्यालयी शिक्षा, ये संकुचित अर्थ में शिक्षा को लिया जाता है, लेकिन मरते दम तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यही वास्तव में शिक्षा है। और यह आदान प्रदान, कभी हम बताते हैं, कभी हम सीखते हैं, कभी हम उत्तर देते हैं, तो कभी हम प्रश्न करते हैं, कभी उत्तर से प्रश्न मिलता है, कभी प्रश्न से उत्तर मिलता है। तो इसी को दोस्तों क्या कहा गया? आदान प्रदान कहा गया, लेना देना कहा गया। हमारी अभिव्यक्ति, आपकी अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम जो कि आदान प्रदान या विनिमय होता है, विचार विनिमय, वही भाषा, वही क्या है? भाषा है। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी सही उत्तर होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। भारते कति भाषा परिवाराः सन्ति? बताइए भारत में कितने भाषा परिवार हैं? अष्टौ, 10, चत्वारः, षट्। ये दोस्तों यहां वो नहीं रहेगा। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? अष्टौ 8, 10, चत्वारः, षट्। कितने हैं? 4। कितने हैं दोस्तों? 4 है। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो 4 भाषा परिवार हैं। विगत कक्षा में हम लोगों ने दोस्तों अध्ययन किया था, चारों भाषा परिवारों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 21 का कौन सा विकल्प सही है? तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प सी चत्वारः सही उत्तर होगा। कौन सा सही होगा? तो चत्वारः सही उत्तर होगा। अगर इसी को दोस्तों हम कहें तो हम कहते हैं भारूपीय भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार? तो भारूपीय भाषा परिवार। इसके अतिरिक्त अगर दूसरा भाषा परिवार देखें तो द्राविड़ भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार? तो द्राविड़ भाषा परिवार, भारूपीय भाषा परिवार, द्राविड़ भाषा परिवार। तीसरा देख लें आस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, आस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। और चौथा देख लें तो तिब्बत बर्मी भाषा परिवार। ये 4 प्रकार की भाषा परिवार पहले हम लोगों ने देखा कि भारूपीय भाषा परिवार, दूसरा देखा द्राविड़ भाषा परिवार, तीसरा देखा आस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार और चौथा देखा तिब्बत बर्मी भाषा परिवार। ये 4 प्रकार के भाषा परिवार होते हैं भारत में। किसमें? भारत में। प्रश्न क्या 21 का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नितिन सर द्वारा रिटन हैंडबुक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का हैंड रिटन ई बुक्स दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। भारतस्य संविधानस्य अष्टम्यां सूच्यां वर्तमान काले कति भाषाः विद्यन्ते? कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अष्टम्याम सूच्याम 8वीं सूची में वर्तमान काल में कति भाषा विद्यन्ते? कितनी भाषाएं हैं, विद्यमान हैं? 22, 24, 16 या 20? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 22 का कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसी को दोस्तों हम लोगों ने विगत कक्षा में अध्ययन किया था कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में आती है। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प ए सही उत्तर होगा, 22 का ए। अगला प्रश्न संविधानस्य 243 अनुच्छेदानुसारम, अनुच्छेद के अनुसार
हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, हिंदी राजकीय भाषा अस्ति। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 23 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? दो सौ 343(2) के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार कौन सी भाषा संविधान की है? बताइए। हिंदी सहायक राजकीय भाषा, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, हिंदी राजकीय भाषा। 343(2) का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों अनुच्छेद के अनुसार, तो आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति। प्रश्न संख्या 23 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। विकल्प बी प्रश्न संख्या 23 का। प्रश्न संख्या 23 का संविधानस्य 343(2) अनुच्छेदानुसारम हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, हिंदी सहायक राजकीय भाषा है, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, तो आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। दोनों दोस्तों विकल्प दोनों सही है। आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, क्षमता बी नहीं होगा दोस्तों, सहायक राजकीय भाषा आंग्ल भाषा है। किसमें कहा गया? संविधान के अनुच्छेद 343(2) में कहा गया। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, राजकीय भाषा ना हो करके बल्कि सहायक राजकीय भाषा है, इसको नोट कर लीजिए। आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा 343(2) के अनुसार सहायक राजकीय भाषा है। सहायक राजकीय शब्द को नोट कर लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है। सहायक राजकीय भाषा कौन सा है? तो आंग्ल भाषा। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। 343(2) के अनुसार, संविधान के 343(2) के अनुसार, अनुच्छेद 343(2) के अनुसार अंग्रेजी ये सहायक राजकीय भाषा है, सहायक राजकीय भाषा है। नोट कर लीजिए दोस्तों। 23 का विकल्प सी विकल्प सही होगा। 23 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अधस्तनेषु किम भाषायाः अध्यापनस्य उद्देश्यं नास्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा भाषा के अध्यापन का उद्देश्य नहीं है? नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से कौन सा भाषा के अध्यापन का उद्देश्य नहीं है? विकल्पे श्रुतस्य अवबोधने दक्षता, सुसंगत लेखनस्य विकासः, अर्थावबोध सहितम पठने क्षमता, आयास पूर्वम विचाराणाम अभिव्यक्ति। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। प्रश्न संख्या 24 का भाषा अध्यापन का उद्देश्य नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आयास पूर्वम विचाराणाम अभिव्यक्ति, ये भाषा के अध्यापन का उद्देश्य नहीं है। बाकी श्रुतस्य अवबोधने क्षमता, सुसंगत लेखनस्य विकासः, भाषा या अर्थ अवबोधन सहितम पठने क्षमता, ये भाषा के अध्यापन का उद्देश्य है। ये तीनों क्या है? उद्देश्य हैं। लेकिन आयास पूर्वम विचाराणाम अभिव्यक्ति ही ये भाषा अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न संख्या 24 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा दक्षताया कृते अधस्तनेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। ये महत्वपूर्णम करें कि भाषा दक्षता के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से, इन विकल्पों में से किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? शुद्धता या धारा प्रवाहस्य च विकासा, स्वल्प मूल्यानाम विना मूल्यानाम व शिक्षण सामग्रीणाम उपयोगः, शुद्धोच्चारणेन सह पठनम, और पाठ्य पुस्तके पाठ्यस्यांते स्थितानाम अभ्यास प्रश्नानाम समाधानम। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। प्रश्न संख्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? शुद्धता या धारा प्रवाहस्य च विकासा। भाषा दक्षता के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? तो शुद्धता का, धारा प्रवाहस्य च और धारा प्रवाह का विकास करना, ये भाषा दक्षता के लिए सबसे महत्वपूर्ण
वाक्य होगा, या कहें उत्तर होगा इन दिए गए विकल्पों में से। तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प ए सही उत्तर होगा, विकल्प ए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येकम भाषायाः एकम स्वकीयम व्याकरणम अस्ति तथा च प्रत्येकम भाषा अस्ति। करें प्रत्येक भाषा का, प्रत्येकम भाषायाः प्रत्येक भाषा का एकम स्वकीयम व्याकरणम अस्ति, एक अपना व्याकरण है, तथा च और प्रत्येकम भाषा अस्ति और प्रत्येक भाषा है, केंद्रेण अनुशासिता लिपिबद्धा नियमबद्धा राज्येन अनुशासिता। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों बताइए। प्रत्येक भाषा क्या है, तो प्रत्येक भाषा नियमबद्ध है, प्रत्येक भाषा नियमबद्ध है। प्रश्न संख्या 26 का प्रत्येकम भाषास्ति, प्रत्येक भाषा है नियमबद्ध, नियमबद्ध है, प्रत्येक भाषा नियमबद्ध है। प्रश्न संख्या 26 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। यह था दोस्तों संस्कृत भाषा से संबंधित, संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका अध्ययन दोस्तों हम लोगों ने विगत कक्षा यानी कि कल हम लोगों ने थ्योरिकल रूप में देखा था, भाषा शिक्षण का अध्ययन किया था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें दोस्तों दोनों प्रश्नों को सम्मिलित किया गया जो अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण 26 प्रश्न तो आप नोट करके ही जाइए। विगत कक्षा में हम लोगों ने थ्योरिकल रूप में पढ़ा, उसको भी तैयार कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ रात्रि।